क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 देखो। So the following table shows the amount received on a certain sum of money invested at simple interest. अगर हम कुछ पैसा जमा करते हैं तो उसमें 0 साल में वो 200 ही रहेगा, क्योंकि तुमने मान लो 200 रुपये जमा किए तो 0 साल में जितना जमा किया उतना ही रहेगा, लेकिन 5 साल बाद वो 300 हो जाएगा। देखो, और 10 ईयर्स के लिए डबल भी कर रहा है बैंक, और 15 ईयर्स में 500 और 20 ईयर्स में 600। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ना, तो इसका मतलब है कि टाइम यहाँ ले लो और इधर है अमाउंट। तो अमाउंट 100 से लेकर 100, 200, 300, 400, 500 और 600, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। तो ये लो, एक एक ग्राफ पेपर दे दो। आज ग्राफ डे एक एक पीछे दे दो। वापस लेने जाने पड़ेंगे औजार। इधर भी पीछे दे दो। So 0 years, 5, 10, 15, 20, आगे पीछे दोनों ग्राफ है ईयर्स, और अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, ये सर आपको टेस्ट के टाइम पे देने चाहिए था, आगे पीछे वाले। नहीं ठीक है, टेस्ट पे कोई दिक्कत नहीं, पहले करो। तो 0 पे 200, 0 पर 200, 5 पे 300, 10 पे 400। अभी भी किसी के पास बचा है आंसर तो जमा करो, कौन सा देख कर रहे हो। 10 पे 400, 10 पे 400, 15 पे 500, and 20 पे 600, 20 पे 600। अब जमा कर दें जिनके पास है। So this is the graph. Okay, plot the graph. अब जब ये ग्राफ बन गया है, along x axis पे हम लिखो x dash, and this is y dash. Okay. अब यहाँ ग्राफ से राइट डाउन द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 13 ईयर्स। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड है, 0 पे 200 है, तो सम ऑफ मनी कितना है? सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू ₹200, और दो, हाँ 13 साल में कितना हो जाएगा? 13 इयर्स। देखो अपने ग्राफ में, इसमें 5, वैसे तो इसमें 10 लाइन होंगी, लेकिन 2 लाइन अगर तुम लोगे तो क्या वही 30 नहीं होगा? अच्छा 10, वैसे 2 करके इसको 5 ले लो, इसके बीच में भी होंगी, लेकिन आप 2 को 1 साल मानो तो 11 साल, 12 साल हो, ये 13 साल हो जाएगा। तो 13 इयर्स में एक लाइन ड्रॉ करो और देखो 13 इयर्स में कितना पैसा हो गया है। जब ये जहां मिले वहीं पे इसको इधर मिला दो, क्या ये जहां मिल जाए तो क्या देना? 400, 500 कीजिए, 460 रुपए। तो 13 पर यहाँ कोऑर्डिनेट लिखना कि 13 पर ये 460, हमारे हिसाब से 460 आ रहा है, अब आपके ग्राफ से हमें पता नहीं कितना आ रहा है। सो सेकंड है, और इसमें भी देख रहे जो इसकी आंसर शीट है वो कितना बता रही है ना, 60 बता रही है, 60 होगा। ईयर्स में 460 आ रहा है।
सो मनी आफ्टर, बात ना करो ध्रुव, आफ्टर 13 years इज इक्वल टू ₹460। ₹460 अब नहीं जमा करो। और भी कोई बच रहा है क्या? यानी ऐसे नहीं है, आप जमा करिए। अच्छा जमा कर दिया, लाओ अम्मी। कोई बात नहीं। फाइव कोई मार्किंग नहीं होती है। क्या तो 4 पेज में, ये मेरा 5वां पेज है। 5/4 थोड़ी ना हो सकती, मतलब 5/4 लिखा है, बोलो 4 पेज है, लेकिन ये 5वां है। चलो अगला देखो 10th is the number of eggs needed to make a cake varies directly as the number of cups of flour used. So, 460. So to make a cake, a chef used 3 cup of flour and a dozen eggs. तो केक बनाने के लिए ये सब यहाँ write the equation and draw the graph of the relationship. From the graph find out the number of eggs needed to make. तो अब जरा देखें कि मान लीजिए so number of eggs needed और number of cups of flour needed to make, बात नहीं करो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। make a cake, it is equal to x and number of eggs needed to make a cake is y। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है कि नंबर ऑफ एक्स नीडेड वेरी जल्दी। अगर ज्यादा कप केक, अगर तुमने ज्यादा मैदा लिया तो क्या ज्यादा अंडे नहीं डालने पड़ेंगे? तो इससे पता चलता है कह रहा नंबर ऑफ एग्स, ये नंबर ऑफ एक्स है, क्या ये प्रोपोर्शनल है एक्स के? अंडे तभी ज्यादा लगेंगे जब तुम ज्यादा मैदा लोगे। जब तुम एक बोरी मैदा ले लोगे क्या बहुत सारे अंडे नहीं लगेंगे? ज्यादा कप लोगे। तो इसलिए ये लिखा है, पहली लाइन पढ़ो, द नंबर ऑफ एग्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर, लिखा है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या होता है? जब तुमने के ऐसे न्यूटन का नहीं करते हो, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, तो एम लगा देते हो कि नहीं? तो ऐसे ही y इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब जरा देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं बताओ कितना मैदा लगा, कितने कप और कितने अंडे लगे, बताइए जरा। 1 डजन अंडे आ गए। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर x की जगह क्या 12 लिख दूं? हाँ। और ये x की जगह कितना x मैदा है, x इज इक्वल टू 3, तो y कितना है 12, तो 12 इज इक्वल टू 3 के, बोलो ये वैल्यू इसमें डालिए, चेक करो जरा। y क्या है? अंडे, और x क्या है? फ्लोर, एक कप ऑफ फ्लोर, तो 3 कप ऑफ फ्लोर, और ये इसकी जगह डाल दिया, तो 12 इज इक्वल टू 3 के हुआ। अब दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दे बताओ? क्या 3 से डिवाइड करोगे तो क्या यहाँ 4 आएगा? तो ये चीज हो गई। k इज इक्वल टू क्या आ गया? ये वाला जो उठा के उधर ले जाते 4 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब इसमें डाल दो, k कितना आ गया? सर 4 आ गया ना, तो 4 इसमें डाल दो, तुम्हारी लीनियर इक्वेशन तैयार। वो वाली जो 3 थी इनटू में, उसको भी तो डिवाइड में ले ला सर, डिवाइड में ले लो, यही 3 को डिवाइड में ले लो, तो 12/3 इज इक्वल टू k आ गया कि नहीं? तो k 4 आ गया। और पुट वैल्यू ऑफ k किस इक्वेशन में, जरा इसमें डालो, तो y कितना आ गया? क्या 4x
अब इससे एक टेबल बनाओ और टेबल बना के क्या बना दो, ग्राफ। क्या यही डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन है? बोलो, दिस इज डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन ना। तो अब इसमें अब मुझे बताइए कि अगर मैं x 0 लेता हूं तो y कितना होगा, अगर x 1 लेता हूं तो y कितना होगा, और अगर x 2 ले लिया जाए 8 हो जाएगा। इसका एक ग्राफ बनाओ। जिस हाँ मेरे को भी बोलो बोलो। नहीं। देखो अब सुनो, 3 कप मैदे में 1 दर्जन अंडे लगते हैं। पढ़ो क्वेश्चन। तो एक कप में कितने लगेंगे? 3 कप मैदा है तो बोलो x3 लिया कि नहीं, 3 कप्स और 12 एग्स हो गए, लिखा नहीं? 12 एग्स और ये 3 कप्स, ये नहीं दिया क्वेश्चन में। तो x की जगह 3 डाल दिया, y की जगह 12, तो क्या k ना निकल आए? जब k निकल आए तो k को किस में डालोगे, क्वेश्चन इसी में डाल दो। तो फिर जब k को इक्वेशन डाल दिया तो y क्या 4x नहीं हो गया? देख लो, इसमें डाला है। सर तो बोलो जितने कप में मैदा जितने कप मैदा का उसका 4 गुना अंडे चाहिए होंगे। बोल रहा है ना भाई। अब ओके आ गया तो उससे पता चल गया। अब इसको आप प्लॉट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 पे कितना चाहिए, 0। 1 पे कितना चाहिए, ये लिखो, नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर एंड नंबर ऑफ एक्स, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो 0 0 1 1 पे 2 लिखिए और 2 पर 8 और इन तीनों को मिला दो। 1 क्या 1 पे 4 लिखो, 1 पे 4। सर से पूछ रहे हैं सर। हाँ मुझे 9 का सेकंड पार्ट नहीं सुन रहे थे। अभी समझ में आएगा। और ये 0 पे 0, 9th है ना, 9th में कह रहा 13 साल में कितना पैसा है, तो 13 इयर्स जहाँ पे है 13 0 वहाँ पे उठा दो और जहाँ कट करे उसको उधर मिलाओ तो ये 461। अच्छा, उस लाइन को जहाँ पे कट करेगा। हाँ, अब ये दोनों का कोऑर्डिनेट लिख दो तो 13 साल में 460 रुपए हो गए। अब ये समझ में आया सेकंड? 8 होगा ना, 8 उधर उधर 2 पे 8 करो। अब जरा देखें क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्स नीडेड। अब क्वेश्चन पढ़ो, 5 कप्स होंगे तो क्या होगा, 5 यहाँ बनाएंगे तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं, तो फाइंड आउट तो आप इससे पता कर लो। इफ x इज इक्वल्स टू 5 तो y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20। तो इसका मतलब है कि 20x चाहिए कि नहीं, सो 20x आर नीडेड, ठीक है, विथ 5 कप्स ऑफ फ्लोर के साथ। अब आगे देखो, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th में 4 years later a father will be 8 years less than 3 times the age of son। 4 साल बाद ऐसा होगा। हाँ 11th कहाँ हुआ, 11th देखो। सो अभी लेफ्ट, सो फादर से जो फादर्स प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इयर्स, और बताओ सन की प्रेजेंट एज क्या है, y इयर्स। और 4 साल बाद 4 years लेटर फादर की क्या एज हो जाएगी, 4 साल बाद फादर कितने के होंगे, x प्लस 4 years, और सन कितने का होगा, बोलो। 4 साल बाद लड़का कितने का होगा, लड़का y प्लस 4 years का ना होगा। अगर वो अभी प्रेजेंटली y years का है तो 4 साल बाद कितने का होगा,
y प्लस 4, अभी जितने का भी 4 साल बढ़ जाएगा। अब ये कह रहा है कि पिता की एज 4 साल बाद 8 साल कम होगी। जो पिता की एज है ना, हाँ तो फादर्स एज बताओ कितनी है, x प्लस 4। ये अपने बेटे के 3 गुने से 8 साल कम होगी। पहले इसका 3 गुना करो। 3 हाँ 3 गुना कर लिया, उससे माइनस है। फिर से पढ़ो सवाल। सवाल तो पढ़िए कि 4 years later father's age will be 8 years less than 3 times of son's age। बोलो सही है। अब हम इन सबको खोल दें। x प्लस 4 किसके इक्वल हुआ? 3y माइनस 8। तो बोलो x प्लस 4 किसके इक्वल हो गया? प्लस 4। तो x किसके इक्वल हो गया? 3y। अब हम इसका ग्राफ बनाएं। देख लो सर 1 मिनट सर एक ही मिनट ग्राफ बना दिया। फादर के एज भी है, देख लो। ग्राफ बनाते तो 1 2 3 1 2 3। और इसमें क्या पूछ रहा है? ये ठीक है। इसका ग्राफ हम एक अच्छा सर ग्राफ, आप थोड़ा बहुत जल्दी जा रहे हो, फिर हाँ। कैच नहीं पकड़ पा नहीं रहे। जल्दी नहीं जाएंगे। सही से नोट करो ग्राफ बना। पता नहीं प्री मैक्स की स्पीड पे चल रहे हैं सर। 10 मैक्स पीछे से सुपरसोनिक रौड़ा हवे वो साथ में चलेंगे। आप बता देना जो जल्दी हो तो बता देना। खिड़कियां खुल गई। बस 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हम 2 मिनट रुक जाएंगे। नहीं 5 मिनट तक 10 मिनट छोड़ सकते हो हमें पीछे। हम लोग ज्यादा तो ये इक्वेशन आज समझ में आई कैसे बनी? 4 साल बाद जो फादर की एज है अपने बेटे के 3 गुने से 8 साल कम है। अभी सर 2 मिनट रुकना। हाँ, रुक गए। रुक गए सर। बस हम थोड़ा ग्राफ बना। नहीं Sun's age is 10 years. Sun's age y है। ग्राफ डे आज सोच रहा क्या है। फादर से भाई बनोगा तो उतना पड़ा 5 5 ले लो। बर्थडे में y 5 5 10 15 और यहाँ पर x में सर वो 3 क्यों आया उधर? 5 अभी बता रहा हूँ। अरे यार क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में अभी यहाँ पे आया कि 4 साल बाद फादर की एज बेटे के 3 गुने से 8 कम है। 4 साल बाद बेटे की एज ये है, उसका 3 गुना करो 8 कम करो। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, 12 में से 8 गया 4 आया, 4 में से 4 कटा दिया। 4 years आफ्टर, 4 years बाद दोनों की एज लिखी ना यहाँ पे।
4 इयर्स के बाद दोनों के की अभी की एज है, 4 साल बाद की दोनों की एज है। तो 4 साल बाद जो फादर की एज है ना, वो बेटे के 3 गुने से 8 कम है। जो कट गया तो कट गया। अब देखें, यही इसी पर हमने वैल्यू रखी। जब y 0 रखा तो 0 आया, y को 5 रखो तो x कितना आएगा 15। जब पिता 15 साल का था, 5 साल का बच्चा था उसका। जब पिता 30 साल का था, वास्तव में ये ज्यादा ठीक है, 30 साल का था तो 10 साल का बच्चा, उसकी 18 में शादी हो गई। लेकिन ये इक्वेशन है, ये जरूरी नहीं कि उसकी शादी हो गई और जब वो पैदा हुआ उसने बच्चे ही पैदा करने चाहिए, ऐसा नहीं था। लेकिन एक इक्वेशन तो बनेगी ना लीनियरली। देखो x 0 तो y 0, x 5, x 15। बोलो x अगर 15 है तो y क्या है 5 है, और x 30 है तो y कितना है 10। तो अब इस पे एक लाइन ड्रॉ करो, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये 10 है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि 15 5 और 30 10। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये बताओ। फाइंड द एज ऑफ फादर जब सन 10 का है, तो सन 10 का है, देखो सन 5 का, तो ये फादर सेज है। एक्स एक्सिस किस पर है देखो, फादर सेज। तो ये ग्राफ में आ रहे हैं सब, इससे पहले वाला भी ग्राफ है। ये लिखो सन सेज, तो सन सेज भी इयर्स में है। तो अब वो व्हेन सन इज 10 इयर्स ओल्डर देन फादर वाज 30 इयर्स ओल्डर। Son was 10। ग्राफ में 0 सही चलेगा ना। ये टाइम मशीन है। तुमको मालूम है कि हमारे पैरेलल भी एक यूनिवर्स है, वहाँ जो दूसरी सृष्टि है वो बहुत मंद बुद्धि है, उसमें काउंटर पार्टिकल है। ऐसा कैसे नहीं, वहाँ पे सब कुछ उल्टा है, सभी वहाँ सबसे तेज है। हम अभी भी एवरेज है, भाभी एवरेज है। ऐसा होता है, सनी के जितने भी पेपर देखोगे वो उल्टी तरफ से करता है। मतलब जो लोग पढ़ाई में कमजोर है वो सामान्य बुद्धि में भी कमजोर है। आप देखोगे मैं 27 साल से देख रहा हूँ, जो कमजोर बुद्धि वाले लोग हैं ना, जैसे पेपर हम फोल्ड करते हैं वो सीधी तरफ से नहीं करते, वो उल्टी तरफ से, वो ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं सीधा। आज 2 दिए थे दोनों में और पहले से भी वो कर रहा है। उनके सामान्य बुद्धियों में भी तुम अंतर देखोगे। ये आप बीएड में भी सिखाएगा, और ये मैं प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करता हूँ कि कितना अच्छा लिखा है। वो सामान्य चीजें नहीं कर पाते, इसलिए हमें उन पर हंसना नहीं चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। देख लो 2 पेपर थे, दोनों में उसने ऐसा किया, और ये हमेशा से ऐसा होता रहेगा। इसके लिए तुम उनको बदल नहीं पाओगे कभी। ये पीछे से शुरू करता है ये। अच्छा ऐसे हमेशा ऐसा है, अभी तक इसे जितना ये पता ही नहीं लगा पाता सीधा क्या है उल्टा क्या है। वो नहीं सीख पाएगा। नोटबुक में भी उल्टा उर्दू की तरह लिखता होगा। उर्दू राइट लेफ्ट। अगल बगल से देखो, अपनी से देखो। अपनी ने खुद नहीं है ना? ये किसका है? सनी का है, तो सनी का मुझे दो ना। देखो सनी ने इसमें भी किया है, ये हर एक पेपर में यही करेगा, हर में यही करेगा, इसको सिखाया नहीं जा सकता। और ऐसा करके हम उसको स्ट्रेस देंगे अगर हम उसको सिखाएंगे।
मतलब अगर तुम ऐसे बच्चों को देखोगे ना तो लड्डू को मिर्ची की चटनी में डुबो के खाएंगे, मतलब उल्टा काम करेंगे। काजू कतली का सॉस। वो समझ नहीं पाते। ट्वेल्थ देखो, now let us complete this. If the ratio of female and male is 5:7, so इसका मतलब है let, so number of females and number of males is 5:7. So then set up an equation between the population of females. Set up equation between population and female. तो अच्छा ये बताओ, अभी बता रहा हूँ, let number of females कितनी है? Females is equal to 5x और number of males कितने हुए? क्या 7x? तो बोलो टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई? 5x प्लस 12x। अब ये किसके बीच रेशो कह रहा है? बिटवीन पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स, इनके बीच इक्वेशन बनवा रहा है। जरा पढ़ो सवाल का दूसरा लाइन। तो 12x अपॉन 5x हुआ कि नहीं? सही है? समझ में आ रही बात कि नहीं? आप x ना लो क्योंकि x मुझे एक्सिस लेनी है, इसलिए यहाँ a ले लो। x नहीं ले सकते ना, अभी मुझे यूज करना है इक्वेशन बनाने में। तो ये a लिख लो और यहाँ पे भी क्या कर दो, where a is some number, where a is some real number। तो बताओ टोटल पॉपुलेशन और नंबर ऑफ फीमेल के बीच रेशो हो गया। अब वो कह रहा है अब इसका ग्राफ बनाओ, ये और ये कट गया, तो 5 इंटू टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 12 इंटू नंबर ऑफ फीमेल्स। अगर मैं टोटल पॉपुलेशन को x ले लेता हूं तो बोलो 5x क्या हो गया? क्या 12y हो गया? जहां पर मैंने क्या किया बताओ, टोटल पॉपुलेशन को क्या लिया है? ये जो नीचे की चीज होती है वो ऊपर चली जाती है और ये उधर चला गया। बताओ अगर फीमेल 5 हैं और मेल 7 है तो टोटल पॉपुलेशन कितनी? 12 है और फीमेल 5 है, तो बताओ इनका रेशो क्या हुआ पॉपुलेशन और फीमेल का? तो 12 अपॉन 5 हुआ, ये कट गया, 5 ऊपर चला गया, इधर चला गया। अब एक को तो x लेना पड़ेगा, बड़ी चीज को x ले लिया जाए, छोटी चीज को y। तो लेट टोटल पॉपुलेशन इज x एंड नंबर ऑफ फीमेल इज y। फिर इनका ग्राफ बना दें। लेट टोटल पॉपुलेशन इज x एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल्स टू y। तो उससे क्या हो जाएगा कि अब इसका ग्राफ बना लें। तो 5x का कुछ सर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 5 दोनों का, ये देखो समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब नीचे की चीज है वो दूसरी तरफ कहाँ जाती है? ऊपर। हाँ, और इधर की नीचे की चीज इधर ऊपर चली गई। तो x और y लो। अच्छा ये बताओ कि अब अगर y कितना है बताओ? 5x by 12, यही तो y है। और ये किस स्केल पे कह रहा है? कह रहा पॉपुलेशन 12,000। तो मुझे बड़े स्केल पे चीजें चाहिए होगी, हजार करके चाहिए होगी। तो अगर मैं इसको 3000 लेता हूँ तो भी नहीं कटेगा, 6000 लूँ तो कट जाएगा क्या? 6 5 30। x कितना ले कि इससे कट जाए? 12000 लो तब तो कटेगा। तो इफ x इज 12,000, बताओ वैल्यू रखो यहाँ पे 12,000 रखो जरा, x की वैल्यू 12,000, तो y कितना आएगा?
5 इंटू 12,000 और अपॉन 12, तो बोलो कितना आ जाएगा? तो वही 5,000 आ गया। और एक बात बताओ, अगर x को 24,000 ले लिया जाए तो 24,000 इसमें रख के देख लो तो कितना आ जाएगा? और 12 इज इक्वल टू y, तो क्या 2,000 हुआ? तो ये 10,000 हो गया। और मान लो कोई भूकंप आ गया, सब लोग मर गए, तो 0 जब x है तो क्या y भी 0? जब कोई है ही बचा ही नहीं तो कौन बचेगा? नहीं, डायनासोर आ गया उनके टाइम में। मतलब डायनासोर आजकल क्या होगा, शोर करती हुई डायन होगी। क्या? डायनासोर तो नहीं होता होगा, जैसे शोर करती हुई डायन आ जाए तो कहेंगे डायनासोर। दैट इज, हमें इधर लेना है x, टोटल पॉपुलेशन और नंबर ऑफ फीमेल्स। टोटल पॉपुलेशन में मुझे 24 तक जाना है और 12 भी जाना है। 4 का ले लो, काम बन जाएगा। 4,000 12, 16, 20,000, 24,000 और वहाँ 5,000 और 10,000 तक पहुँचना है, वो आपकी मर्जी। 5 और 10 भी पहुँच सकते हो। और ये अब इसका स्केल डाल देना, y का अपना स्केल है, तो y एक्सिस पर क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5,000 और x एक्सिस पर क्या है? तो इससे सूटेबल हो गया कि नहीं? अब जरा देखो, मैं 12 पे 5 करना चाहता हूँ, 12 पे 5 करो और 24 पे कितना करना है? 10 कर लो और 0 पे 0 और फिर इन तीनों को मिला लो। देखो कल बॉयज लेट आए थे, लेकिन बॉयज वैसे किसी से कम नहीं तो बॉयज में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई आ जाता। आपको मालूम है कल के टेस्ट में ये सब तेज बच्चे हैं, अभिषेक आ रहे हैं, लेकिन ये 10 मिनट लेट आते हैं क्लास में। अदरवाइज क्या इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई ना आ पाता? आ जाता। उनको समय नहीं मिला, ये उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। क्यों गलती है? वो एक तो दोस्ती निभा रहे हैं, फिर उनकी गलती भी बोल रहे हो। नहीं, उन्हीं की गलती है। कैसे? पढ़ना है तो दोस्ती नहीं निभानी। नहीं ये बात समझ में आ गई? सो टोटल पॉपुलेशन और नंबर ऑफ फीमेल्स। 2 का ले, फाइनल पे तो एक कर ले और एक पे 2 कर ले। चलो यहाँ तक बात हो गई। एक बार अमितेश नहीं आया था, सनी मायूस होकर नीचे से चला गया। दोस्ती निभाता है। हाँ, एक बार हुआ था। तो वो अब जरा देखो 13 अमितेश कई बार नहीं आता है, दोस्ती कहना निभाया। Force exerted to pull a cart is directly proportional to acceleration produced in a body। देखो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? एक्सीलरेशन। तो फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच का फार्मूला बताओ सृष्टि। वो आप तो बता ही दोगी, उसको सोचने का तो मौका दो, 10 मिनट में सोच के बता ही देती। तो F is equals to MA। Now express the statement as linear equation in 2 variable taking the constant mass equal to 6 kg। तो अगर मास हमने कितना ले लिया? ले लो,
ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? सो मास अगर मैं 6 kg ले लूं तो F इज इक्वल टू 6a हो गया। अब इसका ग्राफ बनाओ और ये भी बताओ कि जब एक्सीलरेशन 5 और 6 था तो फोर्स क्या था। पेपर नहीं है आपके पास? कहाँ है? नाउ अब इस पर तो एक्सीलरेशन यहाँ लिखो और यहाँ लिखे मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैरेंथेसिस में, और यहाँ फोर्स लिखो, उसे लिखो न्यूटन। नाउ अब A और F, A अगर 0 है तो F कितना है? यहाँ देखो, A अगर 0 है तो F 0, यदि A 1 हुआ तो F6, F A 1 होने पे F 6 हुआ और 2 होने पे -12 हो गया। अच्छा, लेकिन हमें 5 और 6 पे बताना है तो हमें आगे तक बढ़ना होगा। 1 2 3 4 5 और 6, और 6 होने तक एक 36 चला जाएगा क्या? 36 चला जाने पर आप इसे 10 10 में लो, नहीं तो भी बात बन नहीं पाएगी। 10 20 और देखो 1 2 3 4 5 और 6 पे क्वेश्चन में पूछा गया है तो 1 पे 6 दिखाएं। 6 आप दिखा पाओगे, मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि 6 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे आप दिखा दो 1 पे 6 और 0 पे 0, 2 पे कितना दिखाया जाए? तो 12 का मतलब है यहाँ से 2 सरेशन ऊपर। और अब इस पर एक ग्राफ बना लो। 5 और 6 पे भी दिखाना है ना? 5 और 6 पे वैसे ही करना जैसे 13 इयर्स में किया था। तो एक क्वेश्चन में नहीं आता कि 13 साल में पैसा कितना हो जाएगा। हाँ ठीक। ये नाउ ये तो 2 चीजें हो गई। 1 पर हमने 6 दिखा दिया, तो 1 पे 6 और 2 पर 12। अब आप 5 ऊपर करो, तो यहाँ से भी देख के पता चल जाएगा। 5 6 जा तो 30 पे अगर आपका मिल जाए, हमारा तो नहीं मिलता है लेकिन आपका मिल जाएगा। और 6 पे 6 6 जा तो यहाँ 36 पे 6 मिल जाएगा। तो 6 पर 36 आना चाहिए और 5 पर 30 आना चाहिए। ये चीज है। सो फोर्स, सो F इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन when A is equals to 5 meter और F is equals to 36 न्यूटन। ये बात समझ आ गई? अब जरा देखें, इधर का हटा दें। फोर्टीन क्या कह रहा है? इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x केल्विन और इन फ़ारेनहाइट एज y डिग्री, तो केल्विन एंड फ़ारेनहाइट कैलकुलेशन। हाँ तो बता देता हूँ। y इज इक्वल्स टू 9/5x 273 प्लस 32। क्या किसी को ये बात मालूम है कि K इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस? बोलो, बात मालूम है? अच्छा 2 ये किसी ने पढ़ा हुआ है या कभी ये पढ़ा हो? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये पढ़ा किसी ने? तो ये बोलो F - 32 क्या हुआ?
इंटू डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि क्या F माइनस 32 और जो चीज नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है, तो क्या यही डिग्री सेल्सियस है? बोलो। और अब इसे इक्वेशन 1 में डाल दो, इसमें डाल दो, तो K क्या हो गया बताओ? 273 प्लस 5/9 हुआ कि नहीं? अब F माइनस सर प्लस 5 है बोलो सर, वो दोबारा उधर से जाएगा तो दोबारा 9 क्या 5/9। देखो 32 इधर किया, अरे नहीं सर, उसके बाद k इज इक्वल 5 ऊपर किया और 9 नीचे किया कि नहीं किया? और अब नीचे आके दोबारा अब 9। अभी मैं बता रहा हूँ y इसमें क्या दिया है। सो y को फ़ारेनहाइट दिया है, तो अब ये बताओ कि ये k है, तो इसको इधर ले लो, तो k माइनस 273, तो उधर क्या बचा? बोलो सही है। और बताओ अब k माइनस 273 में किसका मल्टीप्लाई करो, तो क्या इधर f माइनस 32 होगा? और 32 जोड़ दो जरा, तो k माइनस 273 और प्लस 32, तो क्या यही फ़ारेनहाइट नहीं आ गया जिसको वो y से एक्सप्रेस कर रहा है? और x केल्विन को वो किससे एक्सप्रेस कर रहा है? तो मतलब ये तुम्हारे हाथ की बात है, ये ना सोचो इट इज एट फादर रीच। यू कैन डिड्यूस द रिलेशन वेरी वेल ऑन योर ओन। और बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया, ये जानते हो डिग्री सेल्सियस निकाल लिया, और ये भी जानते हो, तो क्यों ना इसमें डिग्री सेल्सियस डाल दो और फिर F को मुक्त कर दो, तो सारी चीजें इधर आ गई। बन गया रिलेशन कि नहीं? इससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बताए, 2-3 बच्चों के लिए। So find the temperature of liquid in Fahrenheit if the temperature of body is 313 Kelvin। तो बोलो x को क्या लिया गया है और y को क्या लिया है? ये केल्विन लिखा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हम इसको 313 लो, माइनस 273 और प्लस 32, तो 9/5। इसको जरा माइनस तो करो, क्या ये मतलब 30 40 और प्लस 32, तो 5 8 जा 72 प्लस 32 कितना होता है? 104। तो y इज इक्वल टू दिस मच डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड पार्ट देखिए इसका। अच्छा If the temperature is 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब उल्टा काम कर रहा है, 9/5 x माइनस 273 और प्लस 32, तो इसकी जगह क्या लिख दो? 1 और 9/5 x 273 और प्लस 32 को पहले इधर ले आओ, माइनस 32, इधर क्या आ जाएगा? 9/5। सो इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या ये 126 होगा? और 9/5 x माइनस 273 126 है, इंटू 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 273। 9 से क्या ये कटेगा? अब 14 5 जा 70 आया और 273, तो बोलो x कितना आ गया? क्या 343 केल्विन, यही x आया। 15th क्वेश्चन देखिए। Now 15th question says, to overcome the problem of water shortage, the residents of a housing colony decided to do rainwater harvesting. The rainwater was collected in underground tank at the rate of this। तो इसमें होता क्या है कि अपने घर की छत पे आपको क्या करनी पड़ती है? रेन वाटर
हार्वेस्टिंग। तो ये तुम्हारा घर है और इसमें से एक पाइप जाएगा और वो जमीन के अंदर क्या होगा, क्या सम्प होता है। दो चीज होती है, जो जमीन के नीचे उसको क्या कहते हो, सम्प, और जो यहाँ होता है उसको क्या कहते हो, ओवरहेड। बोलो, ओवरहेड टैंक। और जो नीचे होगा उसको क्या कहेंगे, सम्प। पानी नीचे कलेक्ट होता है किसी किसी के घर में, नीचे टंकी होती है कि नहीं पानी की, नल का पानी आता है। अब इसमें ये कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पानी जो बरसा उसको कलेक्ट कर लिया, नीचे गिर गया। सो इसमें जो नीचे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वाटर इज कलेक्टिंग एट रेट ऑफ 1500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। क्या आपको मालूम है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आयरन कितने लीटर होते हैं? 1 लीटर। तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब में 1.5 लीटर। 1.5 लीटर पर मिनट में फिल्टर्ड वाटर कलेक्ट, मतलब छन्ने के बाद। अब वो फिर इस्तेमाल करो। तो इफ x सेंटीमीटर क्यूब ऑफ रेन वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड टैंक। अब जरा देखें कि मान लीजिए ये देखो इस तरीके का होता है कि ये जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो सबसे नीचे एक्टिव चारकोल होता है, कोयला। सबसे नीचे क्या होगा, एक्टिव चारकोल। फिर उसके ऊपर रेत होगी और उसके ऊपर उससे कोर्स सैंड और सबसे ऊपर बजरी। तो ऐसा ऐसे पानी पानी ऊपर से गिरेगा और ये फिल्टर होके गंदे से गंदा पानी डालो, नीचे से साफ पानी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब देखिए, बट ये चीज आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अरे क्या है ये, कौन सा? अब if x centimeter cube of rain water is collected in underground tank in y minute, then write a linear equation in 2 variable। तो कितना पानी कितने मिनट में हो रहा है, यह लिखा है कि नहीं? तो वो कह रहा है कि अगर x सेंटीमीटर पानी कलेक्ट हो रहा है, तो आप ये देख लीजिए कि इन 1 मिनट इतना पानी, तो 2 मिनट इतना पानी हो रहा है। समझ आया? जितना करोगे तो उतना हो जाएगा। सो अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड क्या होगा बताओ? वाटर कलेक्टेड अगर मैं उसे मान लूं y सेंटीमीटर क्यूब और टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू x मिनट। अच्छा ये बताओ सौम्या, तो y किसके इक्वल होगा बताओ? अच्छा सिंपली बताओ, 4 मिनट में कितना पानी कलेक्ट होगा, इतना ही बताओ। क्या 1500 इंटू 4 नहीं होगा? तो x मिनट में कितना होगा? x मिनट में 1500 इंटू x। सही बात है कि नहीं? क्योंकि जितने मिनट होंगे उससे इसका मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इज इक्वल टू 1500 इंटू x। भाई 2 मिनट में 1500 इंटू 2, 3 मिनट में 1500 इंटू 3, तो बोलो x मिनट में, और यही अमाउंट है। तो बन गई इक्वेशन की नहीं? तो देखो y क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड। अच्छा क्वेश्चन में ऐसा बोला है? हाँ क्वेश्चन में हाँ, तो उसको बदलो। दिया और x y मिनट लिखो और फिर इसे x लिखो, तो फिर x किसके इक्वल हो गया? 1500 इंटू y इज द डिजायर्ड इक्वेशन। यदि ये डिजायर्ड इक्वेशन है तो आप इसका
ग्राफ बनाए, टेस्ट मतलब सर टाइम भी नहीं टेस्ट नहीं लेंगे आप, कोई ग्राफ बना दें। हाँ तो अब आप इसमें नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे कर लो। सो एक्स इधर ले लो, अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड, ये एक्स एक्सिस। सर इसमें नहीं बोला है टेबल बनाने को। ग्राफ नहीं बोला है, नहीं ग्राफ नहीं बोला है मत बनाओ। What values are depicted by the residents of colony? तो क्या है तो बस फर्स्ट environmental, पार्ट में हमें वही बता रही थी डिजायर्ड इक्वेशन। हाँ ये डिजायर्ड इक्वेशन है। देखो सेकंड पार्ट में एनवायरमेंट अवेयरनेस, बस एनवायरमेंटल अवेयरनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये इसका जितने 6 क्वेश्चन कराए इसका परसों टेस्ट होगा आते ही, इसलिए ध्यान रखना। आज के ना बस हाँ, 8 प्रॉब्लम सॉल्विंग 9 ये चीज है, बस इतना ही रखिए। और कल है मैटर 7 क्वेश्चन है, है ना 7 है। मेरे इधर भी ले लो। कल इसका है किसी को जो डिलीटेड क्वेश्चन है ना, जैसे मेथड ऑफ सेपरेशन, वो नहीं करने हैं। मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन मेथड ऑफ सेपरेशन के भी मैं बता दूंगा। ठीक है सर। फर्स्ट तो बन गया कि हाउ वी विल सेपरेट, ऐसा जो भी क्वेश्चन वो नहीं करना, हाउ वी विल सेकंड सेपरेट। चैप्टर है ना सर। हाँ देख रही थी। हाँ, कोई भी पानी डालो।